हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। जैसे कि आपको पता है कि अतुल्य इनिशिएटिव हमने आपके लिए चलाया है, जिसमें आप मेंस आंसर राइटिंग हमारे साथ कर रहे हैं। आज हमारा डे 3 है और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड इंडो पैसिफिक। ठीक है, इंडिया के जो इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। क्वाड जो है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एशियान कंट्रीज हैं, उनके साथ क्या रिलेशंस है, किस तरह की डेवलपमेंट्स वहां पे हो रही हैं। तो प्रीवियस ईयर एनालाइज करके हमारे को कुछ थीम्स दिखती हैं जहां से रिपीटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उनमें से पहली थीम है इंडियाज रोल इन इंडो पैसिफिक एंड क्वाड। यहाँ पे क्वाड प्लस की भी बात हो रही है, उसके बारे में भी देखेंगे वो क्या है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बात करेंगे। ग्लोबल साउथ लीडरशिप, साउथ साउथ कॉपरेशन की यहाँ पे बात होगी। और ब्रॉडर इंडो पैसिफिक एंड मैरीटाइम डिप्लोमेसी थीम्स। ठीक है, जो भी यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड हमारी पॉलिसी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली थीम है इंडियाज रोल इन इंडो पैसिफिक एंड क्वाड प्लस। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपका है, इंडो पैसिफिक हैज इमर्ज्ड एज स्ट्रेटेजिक थिएटर वेयर इंडियाज मैरीटाइम पार्टनरशिप आर crucial for regional stability. Analyze India's role in promoting maritime security through Quad Plus. तो Quad Plus क्या है ना, और इसके थ्रू इंडिया किस तरीके से इस पूरे रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकता है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हो कि इंडो पैसिफिक जो है वो एपिसेंटर बन गया है 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स का, ड्रिवन बाय चाइनाज एसर्टिवनेस। देखो यहां पे ना इंडो पैसिफिक के बारे में कुछ चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। देखो यहां पे पहली चीज जो है वो है 9 डैश लाइन। ठीक है, 9 डैश लाइन क्या है कि चाइना ने क्या किया हुआ है कि ये जो साउथ चाइना सी है, यहां पे आपको ये 9 डैश वाली लाइन दिख रही है। इसके तहत जितने भी आपको यहाँ पे ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये जो स्पार्टले आइलैंड्स है जो फिलीपींस के हैं, है ना, उनको आपका कैप्चर किया हुआ है किसने? चाइना ने। ठीक है, अब चाइना इस पूरे एरिया पे अपना हिस्टोरिकल क्लेम जताता है, जबकि आपको पता है कि जो यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन जो आपकी कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी है, वो बोलती है कि भाई 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया होगा वो एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। अब ये जो 9 डैश लाइन है वो बाकी कंट्रीज का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया वायलेट कर रही है ना। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इस पूरे रीजन में ना चाइना ने बहुत ज्यादा डोमिनेंस दिखा रखी है, और चाइना ना एक बिग ब्रदर की तरह बिहेव करता है, किसी को भी मार के कोई एरिया ले लेता है। यहाँ पे जो आप साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड्स देख रहे हो, यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी उसने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम है वहां पे, जिसकी वजह से ये जो कंट्रीज है सारी की सारी उससे चाइना से नाराज हुई है ना, और चाइना से थोड़ी डर रही हैं। इसीलिए इस एरिया में जो है ना, एक और ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो यहां पे बात होती है हमारे क्वाड की, है ना। क्वाड जो है आपका वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ना, जिसमें कि आपकी 4 कंट्री आती हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कंट्री आपस में बात करती होती थी, है ना, और इस एरिया में किस तरीके से सिक्योरिटी को बढ़ाना है, उन सारी चीजों की यहाँ पे बात होती थी। अब क्या होने लगा है कि क्वाड प्लस मैकेनिज्म की बात होने लगी है, कि सिर्फ ये 4 कंट्री ही नहीं, और जो कंट्रीज जैसे कि वियतनाम हो गया आपका, है ना, फिलीपींस हो गया, उन सारी कंट्रीज को क्या करना है? एंगेज करना है, ताकि इस एरिया की प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझा जा सके और उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। अब यहां पे पूछा गया है कि भाई इंडिया का रोल क्या है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी में। तो देखो यहां पे क्या है कि इंडिया, है ना, काफी ज्यादा क्या करता है कि मैरीटाइम एक्सरसाइजेस करता है। ठीक है, ताकि यहां पे किसी एक पर्टिकुलर पावर की इमरजेंस ना हो, यहां पे एक पर्टिकुलर पावर डोमिनेंट ना हो। ठीक है, ये मालाबार एक्सरसाइजेस होती है ना, क्वाड मेंबर्स जिसमें है आपके यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2023 की जो मालाबार एक्सरसाइज कराई गई थी वो सिडनी में करवाई गई थी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और इंक्लूडिंग एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड कैरियर ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे कराई गई। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, देखो ये 2022 की जो टोक्यो क्वाड सबमिट हुई थी, है ना, टोक्यो में हुई थी, ये इंडो पैसिफिक एमडीए इनिशिएटिव्स यहां पे लॉन्च करा गया था, एम टू ट्रैक डार्क शिपिंग। अब डार्क शिपिंग क्या होता है ना, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। डार्क शिपिंग क्या होता है कि मान लो कोई शिप है, वो अपने सब सेंसर्स ऑफ कर देती है ना, तो उसके बाद जीपीएस सेंसर्स ऑफ कर देगी, तो एक तरीके से गायब हो जाती है वो शिप। ठीक है, क्योंकि जीपीएस के थ्रू उसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो बहुत सारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो अपने सेंसर्स ऑफ कर देती हैं और वो ट्रैक नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो इलीगल सामान है उसको इधर उधर यहां से भेजा जाता है आपके सी लेन्स के थ्रू।
चलो, तो इसके लिए ये चलाया गया था, है ना, एम्स टू ट्रैक डार्क शिपिंग एंड एनहेंस रियल टाइम इंटेलिजेंस टू काउंटर इलीगल एक्टिविटीज एट द सी। तो दूसरी चीज ये है प्रमोटिंग रूल बेस्ड ऑर्डर। ठीक है, अब इंडिया क्या बात करता है, इंडिया बात करता है कि भाई ये पूरा एरिया जो है यहां से बहुत ज्यादा वर्ल्ड का ट्रेड पास होता है, तो ये एरिया जो होना चाहिए ये आपका रूल बेस्ड, ठीक है, उस तरीके से क्या होना चाहिए, गवर्न होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो इंडिया बात करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की, कि जो यूएन क्लॉज है ना, जो कन्वेंशन है ऑन द लॉज ऑफ सी, उसको कंप्लायंस किया जाए। ऑपोजिशन टू मैरीटाइम कोअर्जन, ठीक है, मैरीटाइम कोई आपको जैसे चाइना यहाँ पे असर्टिवनेस दिखाता है तो वो ना हो, ये सारी चीजें इसकी बात करता है यहाँ पे आपका इंडिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए एक्सपेंडिंग क्वाड प्लस एंगेजमेंट। अब इंडिया क्या बात कर रहा है कि इसको और बढ़ाना चाहिए, क्वाड सिर्फ 4 कंट्री से कुछ नहीं होगा, बाकी कंट्रीज का इंक्लूजन भी होना चाहिए। तो इंडिया सपोर्ट करता है क्वाड प्लस को। क्वाड प्लस में कौन कौन आते हैं आपके, वियतनाम, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, ऐसी और कंट्रीज भी जोड़ी जाएंगी जिसको क्वाड प्लस में शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये ब्रॉडर रीजनल अलाइनमेंट के साथ यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, अगला देखो, इस एरिया में इंडिया बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेशन यहाँ पे डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन भी काफी ज्यादा इंडिया यहां पे चलाता है। ठीक है, तो इंडिया इस तरीके से इस पूरे एरिया में बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है और इसी वजह से इंडिया को कहा जाता है कि भाई वो क्या कर सकता है, इस एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इस थीम से रिलेटेड वो है Quad plus represent a new dimension of multilateralism with potential to shape Indo-Pacific geopolitics. Discuss India's strategic interest and challenges in the Quad plus. ठीक है, अब देखो यहाँ पे Quad plus यहां पे बताया गया है कि न्यू डायमेंशन है मिनीलैटरलिज्म का। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन कि मिनीलैटरलिज्म है क्या, तो मिनीलैटरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी इन्वॉल्विंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज कोलैबोरेटिंग ऑन अ स्पेसिफिक इशू और शेयर्ड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंट्रीज आपस में एंगेज हो रही हैं, छोटी छोटी कंट्रीज जो है आपस में एंगेज हो रही हैं और यहाँ पे जो कॉमन इश्यूज है उनके बारे में डिस्कस कर रही है। ठीक है, तो अब देखो क्वाड प्लस रिप्रेजेंट अ न्यू डायमेंशन ऑफ मिनीलैटरलिज्म विद पोटेंशियल टू शेप इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स। जो क्वाड प्लस आया है ना, इससे इंडो पैसिफिक की जो जियोपॉलिटिक्स है वो थोड़ी शेप होगी, है ना। अब यहां पे बोला है कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है और इंडिया को चैलेंजेस क्या है इस क्वाड प्लस ग्रुपिंग से। ठीक है, चलो अब देखो क्वाड प्लस का यहां पे देख लो, क्वाड की फुल फॉर्म होती है कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग, है ना, जिसमें कि आपकी 4 कंट्रीज है, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, by engaging additional like-minded countries such as साउथ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, फ्रांस, ऐसी कंट्रीज को हम इंक्लूड कर देंगे जब, तो ये ही जो क्वाड है वो हो जाता है क्वाड प्लस। ठीक है, क्वाड प्लस अनेबल इशू बेस्ड कॉर्पोरेशन विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी फुल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फुल मल्टीलैटरलिज्म। देखो जहां पे भी बहुत सारी बॉडी है ना, अगर मान लो आप भी 50 दोस्त मिल जाओ तो वहां पे डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 4-5 लोग इकट्ठे मिलके अच्छा डिसीजन ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर कंसेंसस पे पहुंच सकते हो। तो यहां पे यही बात हो रही है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें प्रॉब्लम होती है कि कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाते हो, बट यहां पे आप इजीली कंसेंसस पे पहुंच पाओगे। फॉर इंडिया इट ओपन स्ट्रेटेजिक एवेन्यूज बट ऑल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है जो क्वाड फुलफिल कर सकता है, और यहां पे देखेंगे कि भाई चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए क्वाड प्लस में। सबसे पहला तो देखो, जो सबसे पहली चीज है जो इंडिया अचीव करेगा इससे, वो है चाइना की असर्टिवनेस को बैलेंस करने का काम। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि इस पूरे एरिया में चाइना क्या करता है, डोमिनेंस दिखाता है। 9 डैश लाइन के बारे में हमने बात करी। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम इस एरिया में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं तो काइंड ऑफ हम बैलेंस कर रहे हैं, हम दब नहीं रहे चाइना से। ठीक है, चलो सेकंड चीज देखो, स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब देखो इंडिया का भी बहुत ज्यादा जो ट्रेड है वो इन एरिया से पास होता होगा, है ना, तो इसीलिए हमारे को भी मैरीटाइम सिक्योरिटी की यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसमें हमारे को क्या कर सकते हैं, इसमें ये हमारा स्ट्रेटेजिक यहां पे इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए डाइवर्सिफाइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब क्या है देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब आप जुड़ते हो ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती है, उनके साथ भी तो आपके इंडिविजुअली रिलेशंस बढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा क्या करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा। जैसे कि वियतनाम और साउथ कोरिया के साथ भी हम एंगेज कर सकते हैं, डिफेंस, साइबर, है ना, और क्या बोलते हैं सप्लाई चेन्स, इन सारी चीजों में हम इनके साथ एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इंडिया का विजन है सागर विजन। ठीक है, सागर डॉक्ट्रिन क्या बोलती है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कि भाई सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और सबकी
की ग्रोथ होनी चाहिए इस रीजन में, वो एक तरीके से हमारी उस अलाइनमेंट, वो जो हमारी पॉलिसी है उसके साथ भी ये जो है क्वाड प्लस सही तरीके से बैठता है। अगला है इशू बेस्ड कोएलिशन। अब देखो जो आपका क्वाड है वो अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप क्लाइमेट के रिलेटेड भी बात कर सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी, एआई, सबसे रिलेटेड आप यहाँ पे बात कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जो इंडिया का मल्टीलैटरल इंटरेस्ट है उसके साथ भी ये अलाइन करता है। ठीक है, तो ये देखो हमारे जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वहां पे। प्लस यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, चाइना सेंसिटिविटी एंड रिटेलिएशन। देखो हम साउथ चाइना सी में अगर मान लो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, है ना, तो चाइना को उससे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चाइना क्या क्लेम करता है, पूरा जो 9 डैश लाइन के अंडर एरिया आता है उस पूरे को क्लेम करता है। हम कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करेंगे तो चाइना को क्या हो सकता है, थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है और बॉर्डर पे हमारे टेंशन बढ़ सकती हैं। ये हो सकता है पहला। सेकेंड, डाइवर्जेंस अमंग पार्टनर्स, वेरिंग थ्रेट परसेप्शन एंड proximities among quad partners can dilute strategic coherence. South Korea reluctance to antagonize China. देखो अब सेकंड प्रॉब्लम है कि भाई जो हमारा इंटरेस्ट है जरूरी नहीं है वो चाइना साउथ कोरिया का इंटरेस्ट भी हो, या जरूरी नहीं है वो जापान का इंटरेस्ट भी हो। तो मतलब देखो अब मतलब हर कंट्री का ना इस पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग इंटरेस्ट है और उस हिसाब से कंट्री एग्री कर रही है कि हम इतना इस क्वाड में शामिल होंगे, है ना, या इतना इसके इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोहेरेंस नहीं है सबके बीच में, है ना, एक मत पे नहीं है सारे के सारे, क्योंकि चाइना ऐसा थोड़ी भी हमारी हमारी प्रॉब्लम है ना चाइना के साथ, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बाकी कंट्रीज की तो इतने ज्यादा नहीं है ना। तो हमारी जो वो रहेगी, है ना, एंगेजमेंट रहेगी वो डिफरेंट लेवल पे रहेगी। तो एक ये है आपका डाइवर्जेंस अमंग पार्टनर्स। सेकंड है डिपेंडेंस ऑन यूएस लेड इनिशिएटिव। क्वाड जो है ना उसमें जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो यूएस द्वारा ज्यादा फंडेड होते हैं। ठीक है, तो यूएस द्वारा फंडेड है तो ओवर रिलायंस है आपका यूएस पे। ठीक है, अगला देखो रिसोर्स एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। इंडिया के पास रिसोर्स की थोड़ी कमी है, जैसे यूएस है, यूएस तो डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ज्यादा पैसा दे सकता है यहाँ पे, बट इंडिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे रिसोर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एशियान रिमेन सेंट्रल टू India's Indo-Pacific vision. Examine how India's Act East policy align with Indo-Pacific maritime diplomacy to engage Asian countries effectively. देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात हुई है। एक इंडिया का इंडो पैसिफिक की रिलेटेड जो विजन है वो, दूसरा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपकी 2014 में नरेंद्र मोदी के टाइम पे आई थी, जहां पे जो ये एशियान कंट्रीज है इनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाने की बात हुई, ना कि सिर्फ हमारे को इनके साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशन रखना है, ट्रेड का रिलेशन रखना है, हमको इनके साथ कल्चरली भी कनेक्ट होना है और बाकी चीजों में जिस चीजों में भी हम कनेक्ट हो सकते हैं उस चीजों में कनेक्ट होना है। ये है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दूसरा है इंडिया का विजन इंडो पैसिफिक की तरफ। कैसा विजन है? इंडिया चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन हो वो फ्री हो, ओपन हो और इंक्लूसिव रीजन हो। क्यों? क्योंकि वहां पे चाइना की डोमिनेंस है एक तरीके से। ठीक है, चलो तो अब देखो यहां पे इन्हीं दोनों के बारे में बात की गई है और ये बोला गया है कि भाई ये दोनों एक तरीके से अलाइन कैसे होती हैं इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स एशियान। ठीक है, ये यहां पे पूछा गया है। अब यहां पे देखो आपको लिखना है कि किस तरीके से ये दोनों अलाइन करती है। देखो सबसे पहले तो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है ना उसमें एशियान को हमने सेंट्रलिटी में रखा हुआ है। ठीक है, मतलब जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो एशियान ऑटोमेटिकली वहां पे आ ही जाता है जब इंडिया बात करता है ना। इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2019 एम्फेसिस ऑन एशियन सेंट्रलिटी। ठीक है, अब देखो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पिलर्स लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, है ना, एंड कनेक्टिविटी अलायंस विद एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। ठीक है, चलो अगला देखो नेवल एंगेजमेंट्स एंड ज्वाइंट एक्सरसाइजेस। इंडिया इन कंट्रीज के साथ, एशियन कंट्रीज के साथ कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी करता है, जैसे सिम्बैक सिंगापुर के साथ मिलन एक्सरसाइजेस हो गया, मल्टीलैटरल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये, है ना, एशियन को इंक्लूड करती है। इंडिया थाई कॉर्पेट है, तो काइंड ऑफ इंडिया है ना इंडो पैसिफिक विजन में इनको भी साथ में लेके चल रहा है, इनके साथ भी डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहा है। कनेक्टिविटी एंड ट्रेड की यहां पे बात हो रही है, जैसे कि आपको पता होगा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, कालाधाम मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बन रहा है जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी। ठीक है, तो वो भी काइंड ऑफ इन्हीं कंट्री के साथ रिलेशंस बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि इन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी अच्छे से हम बना सके। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एंड मल्टीलेटरल फोरम, देखो इंडिया पार्टिसिपेट करता है
ईस्ट एशिया समिट में, ईस्ट एशिया समिट में एशियान कंट्रीज भी आपका पार्टिसिपेट करती है ना, एडीएमएम प्लस में, एशियान रीजनल फोरम में, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो भाई इंडो पैसिफिक की तरफ हमारी पॉलिसी है इंडिया की, उसमें एशियान एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी थीम है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड हम अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेक्शन ऑफ मैरीटाइम कॉमन्स इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक। डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन मैरीटाइम सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद रेफरेंस टू इंडियाज इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे सिंपली आपसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का रोल पूछा है कि मैरीटाइम सेफ्टी में और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या है, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक से रिलेटेड। देखो मैरीटाइम कॉमन्स की अगर यहाँ पे बात हो तो मैरीटाइम कॉमन्स क्या होते हैं, जैसे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, ओशियनिक इकोसिस्टम और मैरीटाइम रिसोर्सेज को ही आपका मैरीटाइम कॉमन्स बोला जाता है, ठीक है। अब सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो रास्ते जहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में शिप्स जो है वो पास होती हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर शिप्स पास हो रही हैं तो उस एरिया को, उस रूट को सेफ्टी, उस रूट की सेफ्टी इंश्योर करना किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम तो होना चाहिए ना, तो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी सामने आती है, ठीक है। अब देखो especially in इंडो पैसिफिक विच कैरीज 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो इंडो पैसिफिक जो है वो रीजन 60% वर्ल्ड ट्रेड वहीं से पास हो रहा है, तो उस एरिया को सिक्योर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो आईएमओ किस तरीके से मैरीटाइम सेफ्टी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंश्योर करता है, स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करता है, कन्वेंशंस बनाता है, कोड्स बनाता है, जैसे कि सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, आईएमएस कोड, ये सारी चीजें कौन बना रहा है, आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगली चीज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि भाई ये एनफोर्स करती है बॉडी मार्पोल कन्वेंशन को। मार्पोल कन्वेंशन क्या है आपकी, ये है जो आपका ऑयल स्पिल्स होते हैं, है ना, एयर पॉल्यूशन होता है और प्लास्टिक डिस्चार्ज होता है आपका वाटर में, जो ओशियंस में, उनको ये रोकने की काम करती है ये कन्वेंशन, और इसको एनफोर्स करने का काम कौन करती है, आईएमओ। इसीलिए आईएमओ जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक और रोल ये प्ले करती है काहे में, एंटी पायरेसी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। पायरेसी क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है ना, जो लुटेरे होते हैं ना, जैसे सोमालिया के एरिया में आप बहुत पायरेट्स देखते हो, वो पूरी शिप को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, है ना, उनके जो लोग होंगे उनको मार देंगे और उनका जो सामान होगा उसको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। या पूरी की पूरी शिप कैप्चर करके फिर वहां से कुछ पैसे डिमांड करेंगे कि तभी हम रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज ना हो, उसको अच्छे से, मतलब सही से वहां पे ये चीज जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है सेफ रहे, उसके लिए क्या करती है, ये रोल प्ले करती है। जैसे कि क्या करेगी ये, आईएमओ सपोर्ट करती है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का मतलब होता है काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती है उन कंट्रीज के जो आपके कोस्ट गार्ड्स होते होंगे, है ना, या जो भी नेवल ऑफिशियल्स होते होंगे, उनके लिए इस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती है ताकि ये पायरेसी को कॉम्बैट करा जा सके, ठीक है। जैसे कि आपके दो चोक पॉइंट्स है, जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका और स्टेट ऑफ मलाक्का, है ना, यहां पे इसका ज्यादा क्या रहता है, रोल रहता है ना। सस्टेनेबल शिपिंग एंड ब्लू इकोनॉमी, तो ये एक और रोल प्ले करती है कायम है कि भाई जो आपकी शिपिंग हो वो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को यूज करे, है ना, पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़े, सस्टेनेबल शिपिंग हो, है ना, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात होती है, और ये अलाइन करता है इंडिया का सागर माला और ब्लू इकोनॉमी पॉलिसीज से। अब देखो इंडिया के इंटरेस्ट क्या है आईएमओ में, फर्स्ट चीज तो ये है कि कैटेगरी बी मेंबर है आईएमओ का इंडिया, ठीक है, और रिसेंटली उसको रीइलेक्ट भी करा गया है आईएमओ में, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि इंडिया जो है आईएमओ की जितनी भी कन्वेंशंस है ना, उनको एडहायर करता है, मतलब मानता है, ठीक है, और प्रमोट करता है मैरीटाइम सेफ्टी थ्रू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है। आईएमओ फंडेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, है ना, ये चीज है। इसके बाद सपोर्ट फॉर आईएमओ रिफॉर्म्स, यहां पे आईएमओ में रिफॉर्म्स होने चाहिए, डेवलपिंग नेशंस जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए, उसकी भी इंडिया यहां पे बात करता है। तो ये रोल जो है आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन प्ले करती है इस एरिया में, इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों को प्रोवाइड करने के लिए ये यहां पे ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीटाइम डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी अंडरस्कोर्स द नीड फॉर रूल बेस्ड ऑर्डर
एनालाइज इंडिया स्टांस एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इन दिस कंटेक्स्ट। हमने बात करी 9 लाइन की। इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली जो साउथ चाइना सी है वहां पे चाइना क्या करता है, क्लेम करता है बहुत सारे आइलैंड्स को, ठीक है, और जो आपका वायलेट करता है किसी और कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यहां पे आपसे पूछा है कि डिस्प्यूट है भाई, है ना, वहां पे ये डिस्प्यूट्स है ये अंडरस्कोर करते हैं न्यू नीड फॉर रूल बेस्ड ऑर्डर के, भाई यहां पे जो भी चीजें होनी चाहिए रूल के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एनालाइज करना है इंडिया का स्टांस इन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इन दिस कंटेक्स्ट, ठीक है। अब देखो आप यहां पे इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि भाई साउथ चाइना सी जो है एक मेजर मैरीटाइम हब है ना, और ओवर 1/3 ऑफ ग्लोबल शिपिंग यहां से पास करती है ना, और यहां पे जो है बहुत जो कंट्रीज हैं जैसे कि फिलीपींस हो गए, मलेशिया हो गया, चाइना, वियतनाम, इनके बीच में आपस में प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है बिकॉज ऑफ दैट 9 लाइन, है ना, यहां पे देखो। तो अब ये चीज आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हो, है ना। यहां पे लिख सकते हो कि इंडिया वाइल नॉट अ क्लेमेंट, ये किसी भी एरिया को यहां पे क्लेम नहीं करता है, बट एम्फसाइज करता है कि जो भी यहां पे चीजें होनी चाहिए किस बेसिस पे होनी चाहिए, रूल बेस्ड होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ जो सी है उसका पालन होना चाहिए, ठीक है, यहां पे ये बात करता है। अब इंडिया का स्टांस क्या है साउथ चाइना जो सी है उसके डिस्प्यूट से रिलेटेड। फर्स्ट चीज तो इंडिया यूएन क्लॉज को सपोर्ट करता है कि भाई जो 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया है ना, जो यूएन क्लॉज से डिसाइड किया गया है उसको पूरी कंट्रीज को, सारी कंट्रीज को मानना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो ये। सेकंड बात इंडिया करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट की, ठीक है, कि भाई इस पूरे एरिया में किसी भी एक कंट्री का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, है ना, यहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। और अपोज करता है यूनिलैटरल एक्शंस को, जैसे चाइना क्या करता है, चाइना साउथ चाइना सी में क्या करता है, बहुत सारे एरिया को क्लेम कर दिया है, वहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, तो इसका ऑपोजिशन करता है आपका इंडिया, ठीक है। अब इंडिया डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट क्या है, किस तरीके से इंडिया इस जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। देखो इंडिया का स्टैंस तो ये है ना, इस स्टांस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना इंडिया को, तो इंडिया क्या करता है उसके लिए, इंडिया ने अपनी एक पॉलिसी चलाई है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके तहत वो वियतनाम, फिलीपीन, इंडोनेशिया जो कंट्रीज चाइना से सताई हुई हैं उनके साथ एंगेज करता है, ठीक है। फिलीपींस को अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी एक्सपोर्ट करी है। वियतनाम के साथ हम साउथ चाइना सी जो है वहां पे हम ऑयल एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर रहे हैं इस कंट्री की, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने पहले भी डिस्कस किया, क्वाड एंड क्वाड प्लस डिप्लोमेसी, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन फ्री रहे, है ना, नेविगेशन के लिए, सिक्योरिटी यहां पे मेंटेन रहे, इसके लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया है और क्वाड प्लस डिप्लोमेसी में भी हम शामिल है। थर्ड है कि बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज भी करता है इंडिया यहाँ पे कंट्रीज के साथ, जैसे कि इंडो वियतनाम एक्सरसाइज हो गई, सिम्बेक्स हो गई आपकी, सिंगापुर के साथ मिलन एक्सरसाइज हो गई, तो इस तरीके की एक्सरसाइज में भी हम इंक्लूड है। और एशियन सेंट्रिक एंगेजमेंट, ठीक है, मतलब यहां पे हम क्या रखते हैं, इंडो पैसिफिक एरिया में एशियान को सेंटर में रखते हुए सारी जो हमारी पॉलिसी है उसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। देखो इंडो पैसिफिक एरिया में ना क्वेश्चन अलग अलग आएंगे बट थीम्स जो है, जो कोर चीज है ना वो सेम ही है कि चाइना ने यहाँ पे आतंक मचाया हुआ है और बाकी कंट्रीज जो है उसको मतलब चाहती नहीं है कि चाइना का डोमिनेंस रहे, है ना, इसीलिए क्वाड ग्रुप बनाया गया। एशियान कंट्रीज भी चाहती हैं कि ये एरिया थोड़ा फ्री रहे नेविगेशन के लिए, किसी भी एक कंट्री की यहाँ पे डोमिनेंस ना हो, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट थीम है हमारी वो है ग्लोबल साउथ लीडरशिप एंड साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, ठीक है। इंडिया चाह रहा है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभर के आए, ठीक है, और साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। मतलब देखो ट्रेडिशनली ना जो ग्लोबल साउथ था ना वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती है अगर हम आपके ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ होती है इस तरीके से, ठीक है, इससे जो ऊपर कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ये यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, इस लाइन को ब्रंट लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। चलो, अब इससे नीचे वाली जो कंट्रीज हैं वो क्या है, इस लाइन से नीचे वाली कंट्रीज वो है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप पे आपकी इस तरह से लाइन बनती है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी हम ग्लोबल नॉर्थ में मानते हैं बिकॉज वो एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे जो साउथ वाली जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी लीडरशिप चाह रहा है इंडिया, ठीक है। चलो, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है अब हम डिस्कस करेंगे यहां पे। चलिए, तो इसी कड़ी में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी हैज प्रोजेक्टेड इट एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड, डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन लेवरेजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। देखो इंडिया ने 2023 में
प्रेसिडेंसी करी किसकी, G20 की, ठीक है। और बहुत अच्छा पूरी दुनिया में बोला गया कि इंडिया ने बहुत अच्छे से अपनी प्रेसिडेंसी को निभाया है, ठीक है। यहाँ पे थीम क्या रखी गई थी, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके साइड लाइन में ना इंडिया ने एक और गेम खेली। इंडिया ने क्या G20 की प्रेसिडेंसी के साथ एक चीज करी कि भाई यहाँ पे इन्होंने एक समिट भी ऑर्गेनाइज करा दी। कौन सी, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। इंडिया ने यहाँ पे शो करा कि भाई वो लीडर है किसका, ग्लोबल साउथ का, ठीक है। उभर के आना चाह रहा है किसका लीडर, ग्लोबल साउथ का, है ना। अब यहाँ पे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की सबमिट कराई गई, जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो इश्यूज हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई। आपको पता होगा जो G20 की प्रेसिडेंसी थी उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दिलाई, किसकी, G20 की, हमारी प्रेसिडेंसी के अंदर ये हुआ है। तो इससे क्या होता है कि इंडिया की एक इमेज बनती है कहां पे, ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज में, ठीक है। चलो अब देखो, यही पूछ रहा है कि G20 किस तरीके से हेल्प करेगा हमारे को साउथ साउथ कॉर्पोरेशन में, ठीक है। क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या चैलेंज है। अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया के लिए, देखो डिप्लोमेटिक लीडरशिप, है ना। जो ग्लोबल साउथ है उनको एक लीडर की जरूरत है और इंडिया लीडर का रोल अच्छी तरह से निभा सकता है, ठीक है। देखो, hosting over 125 मीटिंग अक्रॉस इंडिया एंड लॉन्चिंग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जो कि पहली बार आपकी 2023 में हुई थी, गेव अ यूनिक चांस टू चैनल द कंसर्न्स ऑफ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड एशिया इनटू G20 डेलिब्रेशन, ठीक है। तो इनकी वॉइस एक तरीके से हम बन सकते हैं। सेकंड, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंटल शेयरिंग। देखो इंडिया काफी ज्यादा डेवलप हुआ है, आपको भी पता है कि यूपीआई पेमेंट्स बहुत ज्यादा बड़ी है इंडिया में, ठीक है। और एक ये केस स्टडी बोला जाता है इंडिया को, ठीक है। डिजिटली बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया, जैसे आपने कोविन इसके बारे में सुना होगा, है ना, प्लेटफॉर्म के बारे में, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको आ जाएंगे, सारी चीजें अब डिजिटल हो रही हैं। तो इसको जो ये चीज हमने सीखी है, इंडिया ने डेवलप करी है, उसको बाकी कंट्रीज के साथ भी शेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे हमारी साउथ जो कंट्रीज है वहां पे एक जो सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ेगी। थर्ड देखो, क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ टाइम पहले एक बात करी मिशन लाइफ की। लाइफ की फुल फॉर्म क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हमारे को अपनी जो लाइफ है, हमारे को जो हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसको इस तरीके से शेप करना चाहिए कि हम मिनिमम से मिनिमम इंपैक्ट पहुंचा पाए किसको, एनवायरनमेंट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम एक रूम में बैठे हो तो बाकी रूम्स की लाइट बंद कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं कर सकते हैं, तो एनवायरनमेंट जो है उससे बचेगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए देखो यहाँ पे बोला जाता है कि ये चीजें हम किसके साथ शेयर कर सकते हैं, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके साथ। इंस्टीट्यूशनल गेन्स इंडिया को क्या हुए हैं इससे, अपॉर्चुनिटीज में देखेंगे हम। इंस्टीट्यूशनल गेन्स क्या हुए हैं कि अफ्रीकन यूनियन को हमने क्या किया है, G20 की मेंबरशिप दिलाई है। इसके बाद चैलेंजेस क्या है भाई साउथ साउथ कॉर्पोरेशन में। अब देखो यहाँ पे रिसोर्स कंस्ट्रेंट है भाई, इंडिया के पास सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट तो यही है कि रिसोर्स है भाई, रिसोर्स कम है इंडिया में, ठीक है। मतलब इतना पैसा नहीं है कि भाई इन बाकी कंट्रीज को, जो ग्लोबल साउथ की इतनी सारी कंट्रीज है, उनको डेवलपमेंट एड दी जाए। जैसे कि चाइना क्या करता है, चाइना के पास बहुत पैसा है, चाइना कंट्री में पैसा भर भर के देता है ना। तो उस तरीके की इंडिया के पास अभी उतनी इकोनॉमी नहीं है इंडिया की, ठीक है। चलिए, डाइवर्स इंटरेस्ट विद इन ग्लोबल साउथ, है ना, वेरिड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज अमंग ग्लोबल साउथ नेशन कॉम्प्लिकेट्स यूनिफाइड पॉलिसी आर्टिकुलेशन। देखो अब अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग इंटरेस्ट है ना। तो वो एक चैलेंज हमारे लिए है G20 मतलब साउथ साउथ कॉर्पोरेशन में, ठीक है। अब देखो आगे, परसेप्शन मैनेजमेंट। अब देखो यहां पे क्या है कि इंडिया जो है अभी भी पार्टनरशिप रखता है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप रखता है वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए हो गया, है ना, आपका फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। और ये जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनको इन कंट्रीज ने कभी गुलाम बनाया था, है ना। फ्रांस की गुलाम थी ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है, ब्रिटेन का यहाँ पे कुछ राज हुआ करता था। तो अब ये जो है हमारे को थोड़ा ना शक की निगाहों से भी देखती है ये कंट्रीज के, भाई इनके साथ भी अच्छे रिलेशन है, क्या पता फ्यूचर में हमको ही कैप्चर कर ले। तो इस तरह की थोड़ी परसेप्शन मैनेजमेंट, परसेप्शन की प्रॉब्लम है वहां पे, ठीक है। चलो अगला देखो, जियोपॉलिटिकल डिवीजन, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड चाइना इज असर्टिवनेस लिमिट कंसेंसस बिल्डिंग डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम डेवलपमेंटल इशू। देखो ये कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना असर्टिवनेस है, इनकी वजह से ना दुनिया का ध्यान इन्हीं की तरफ रहता है। और जो ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं बेचारी, जहां पे पावर्टी की प्रॉब्लम है, भुखमरी की प्रॉब्लम है, उनकी तरफ कोई नहीं देखता। इस तरीके से इसको भी आप आंसर कर सकते हो। अगला देखो,
जो आपका क्वेश्चन है वो है, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी रिफ्लेक्ट्स अ paradigm shift in global governance, analyze India's approach and its implication for developing countries। देखो, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सबमिट कराई गई इंडिया के द्वारा G20 की, जब उसने प्रेसिडेंसी करी थी, मतलब G20 की प्रेसिडेंसी के साथ ही हमने क्या करवाई, ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सबमिट कराई, जिसमें इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज हैं उनको साथ लाया जाए, उनको एक वॉइस प्रोवाइड की जाए, यूनिफाइड वॉइस। ठीक है, अब देखो यहां पे पूछा गया है कि भाई एनालाइज इंडियाज अप्रोच एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, कि इंडिया की अप्रोच क्या है। ठीक है, तो यहां पे आप ये लिख सकते हो कि भाई ये ग्लोबल साउथ की जो समिट थी वो फर्स्ट टाइम 2023 में कराई गई थी, और एज अ की इनिशिएटिव फॉर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी मार्क अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल टॉप डाउन गवर्नेंस अप्रोच। इट ब्रॉट टुगेदर ओवर 125 डेवलपिंग कंट्रीज अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया, है ना, इतनी सारी कंट्रीज को इकट्ठा लाए ये और एक वॉइस देने का काम करा इनको। ठीक है, अब इंडिया की अप्रोच क्या है रही इस समिट में। ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर मार्जिनलाइज्ड वॉइस। ठीक है, तो ये जो समिट कराई गई वो दिमाग में रख के कराई गई कि प्लेटफॉर्म दिया जाएगा मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को, जो ये कंट्रीज है, जो बहुत लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके थ्रू अपनी वो बात आगे रखे। सेकंड देखो, डेवलपमेंट ओरिएंटेड फोकस, यहां पे किसकी बात करी, एम्फेसिस दिया गया यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस पे, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेट डिस्ट्रेस जो इन कंट्रीज में है ना, बड़ी बड़ी कंट्रीज इनको लोन दे देती है, फिर इनको डेट ट्रैप में फंसा देती है ना, यहाँ पे उस चीज की बात हुई। साउथ साउथ कॉपरेशन मॉडल की यहाँ पे बात हुई कि जो कंट्रीज है साउथ में, है ना, जिन्होंने थोड़ा डेवलप कर लिया है, जैसे इंडिया, यूपीआई अच्छा मॉडल है, कोविन हमने अच्छा बनाया है, आधार हमने अच्छा बनाया है, तो उस चीज को शेयर किया जाए, है ना, किनके साथ, इन डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। यहाँ पे मल्टीलैटरल एडवोकेसी की बात हो रही है। The summit ideas were reflected in India's G20 diplomacy, example India push for African Union permanent G20 membership। ठीक है, तो देखो, है ना, यहां पे क्या करा कि भाई और कंट्रीज को भी इंक्लूड करो G20 में, तो अफ्रीकन यूनियन को हमने इंक्लूड करके ला दिया। तो ये अप्रोच रही हमारी इस समिट की। अब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इसकी क्या इंप्लीकेशंस है, देखो, डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू उनकी वॉइस को एक विजिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, उनके कंसर्न्स और जो एस्पिरेशंस है उनके बारे में दुनिया को पता चलेगा। अब देखो, साउथ साउथ सॉलिडेरिटी इस तरह की जो मीटिंग्स है उनसे बढ़ती है ना, अपॉर्चुनिटी टू रेप्लिकेट इंडियाज डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, जैसे कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा है डिजिटल हेल्थ पे, फिनटेक सेक्टर में बहुत अच्छा काम करा है, उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है और कंट्रीज में भी। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल एड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल साउथ है यहाँ पे डिपेंडेंसी है किसकी, जो ग्लोबल नॉर्थ है ना, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इनको एड देती है, तो अब जब ये खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे इन कंट्रीज के लिए ये इंप्लीकेशंस है इस पूरी समिट की। ठीक है, चलो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब देखो आगे, ब्रॉडर इंडो पैसिफिक एंड मैरीटाइम डिप्लोमेसी थीम, इसके बारे में हम देखेंगे अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द इवॉल्विंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन इंडो पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑकस एंड क्वाड प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया, डिस्कस इंडियाज स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट एमिड दीज डेवलपमेंट्स। देखो यहां पे क्या बोला है कि भाई जो इंडो पैसिफिक है वहां पे जो इवॉल्व कर रहा है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जैसे कि यहाँ पे ऑकस है, कॉड है ना, ये जो आ रहे हैं, ये नई जो ऑर्गेनाइजेशंस बन के आ रही हैं, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी की तरह भी आ रही है और चैलेंज बन के भी आ रही है इंडिया के लिए। तो अब यहां पे बोला है डिस्कस इंडिया स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट अमिड दीज डेवलपमेंट्स। ठीक है, चलो अब यहां पे हमको बात करनी है कि अपॉर्चुनिटीज क्या है ना, चैलेंजेस क्या है, इन सारी चीजों की यहां पे बात करनी है। चलिए अब देखो, यहां पे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑकस है क्या, ऑकस में कौन कौन सी कंट्री आ रही है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, है ना। अब दूसरी क्वाड जो है, क्वाड में कौन आ रहा है, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यहां पे आप इंट्रोडक्शन ऐसे कर सकते हो कि इंडो पैसिफिक रीजन हैज इमर्ज्ड एज प्राइमरी एरिना ऑफ जियोपॉलिटिक राइवलरी स्पेशली बिटवीन चाइना एंड द वेस्ट। इन रिस्पॉन्स, चाइना और वेस्ट के बीच में जियोपॉलिटिकल राइवलरी है, उस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बन के आ रही है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, क्वाड और ऑकस, है ना। While these align with India's interest, it maintain free and open Indo-Pacific. They also demand a careful strategic balancing to preserve its strategic autonomy and manage regional sensitivity। ठीक है, अब देखो अपॉर्चुनिटीज क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया को। सबसे पहला, स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्वाड के थ्रू हमारी जो नेवल
है ना, इंटरऑपरेटिबिलिटी है वो एनहेंस हो सकती है इस रीजन में। टेक्नोलॉजिकल एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन, इन कंट्रीज के साथ इंडिया एंगेज करेगा। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडो पैसिफिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है बट इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इन कंट्रीज के साथ एंगेज करेगा, डिफेंस चीजें शेयरिंग होगी, ठीक है, तो इंडिया के लिए भी फायदा होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इंडिया टाइज विद यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया थ्रू क्वाड अलाउ एक्सेस टू कटिंग एज डिफेंस टेक एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। ठीक है, अगला देखो काउंटरिंग चाइनाज असर्टिवनेस, जैसे कि आपको पता है 9 डैश लाइन के बारे में मैंने बताया, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को हेल्प करेगा। सपोर्ट फॉर इंडियाज सागर विजन, ठीक है, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल जो विजन है इंडिया का, उसके लिए भी हेल्प करेगा। देखो चीजें वही है, क्वेश्चन अलग अलग है, और वही चीजों को आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, हेडिंग बना के चेंज कर देना है। चीजें तो वही रहेंगी। इंडो पैसिफिक रीजन में ऐसा नहीं है कि मैं 50 क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा तो 50 क्वेश्चन में अलग अलग चीजें होंगी। ठीक है, चीजें वही रहेंगी बट क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से चीजें आपको ट्विस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो, तो इसी को बोला जाता है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, कि एक ही चीज जो आपको पता है, बहुत सारी चीजें जो पता है थोड़ी बहुत इस पर्टिकुलर इशू के बारे में, घुमा फिरा के उसी को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखो स्ट्रेटेजिक चैलेंज एंड इंडियाज बैलेंसिंग अप्रोच। क्या है भाई स्ट्रेटेजिक चैलेंज? अवॉइड मिलिट्री ब्लॉक। इंडिया हैज क्लैरिफाइड दैट क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, है ना, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन एजेंडा। ठीक है, तो अब इंडिया क्या करता है कि भाई सीधी सी बात है कि हम इस अलायंस के साथ जुड़े हैं और हमने बोला है कि भाई ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो अगर ऑकस जो न्यूक्लियर सबमरीन का जो एजेंडा है हम इससे पीछे उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को प्रॉब्लम है, चाइना हमारा नेबर है ना, चाइना प्रोवोक हो जाएगा कि भाई ये तो हमारे ऊपर मिलकर अटैक करने वाले हैं, और चाइना क्या कर सकता है, बॉर्डर पे एक्टिविटीज बढ़ा सकता है। तो इंडिया ने पीछे अपना कदम खींच लिया इससे। ठीक है, चलो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस अलाइनमेंट, बैलेंसिंग डीपर टाइज विद द वेस्ट वाइल मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्लॉक पॉलिटिक्स रिमेन अ कोर चैलेंज। ठीक है, तो अब देखो एक और चैलेंज है कि भाई अब बैलेंस करना टाइज वेस्ट के साथ और इंडिपेंडेंस मेंटेन करना। ठीक है, कि आपको ऐसा ना मान लिया जाए कि आप एक ब्लॉक के साथ हो। ठीक है, इंडिया हमेशा से न्यूट्रल रहना चाहता है। क्वाड में एंट्री ऐसा ना शो करे कि भाई हम एक ब्लॉक के साथ जुड़ गए हैं, जैसा नेटो है ना, नेटो पे अगर एक कंट्री पे अटैक हुआ तो माना जाता है सब पे अटैक हुआ। ठीक है, तो ये परसेप्शन हम नहीं देना चाहते, तो ये बैलेंस बनाना ना बड़ा ही मुश्किल है, ये एक चैलेंज है इंडिया के लिए। रशिया चाइना टाइज, अब देखो इंडिया की ना वेस्ट के साथ जैसे ही टाइज बढ़ रही हैं, वैसे ही चाइना की नजदीकियां बढ़ रही है रशिया के साथ। अब रशिया को ये लग रहा है कि यार ये तो वेस्ट की तरफ जा रहा है इंडिया, है ना, तो इसी तरीके से वो चाइना के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। ठीक है, चलो, तो और रीजनल परसेप्शन, एशियान डिस्कंफर्ट विद ओकस। ठीक है, तो ओकस जो है उसको, उसके साथ प्रॉब्लम है, किसको, एशियान को। ठीक है, अब नेसेसिटेट इंडियाज कंटिन्यू सपोर्ट फॉर एशियन सेंट्रलिटी एंड मल्टीलैटरलिज्म, तो ये भी एक चैलेंज है कि अगर हम ऑकस के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन कंट्रीज को नाराज कर देंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है इंडियाज मैरीटाइम डिप्लोमेसी इज क्रूशियल नॉट ओनली फॉर सिक्योरिटी बट ऑल्सो फॉर एनहेंसिंग ट्रेड एंड कनेक्टिविटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, इलेबोरेट विद एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियाज एंगेजमेंट। देखो इसमें आपसे पूछा गया है ना कि भाई इंडिया की जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है वो क्रूशियल सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं है बट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के लिए भी है इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इसको आपको इलेबोरेट करना है विद इंडिया विद एग्जांपल्स ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट। ठीक है, इंडिया की एंगेजमेंट क्या क्या है उसके एग्जांपल देने हैं कि सिक्योरिटी में क्या एंगेजमेंट्स हैं और आपके कनेक्टिविटी और ट्रेड के हिसाब से किस तरह की एंगेजमेंट है। देखो इंट्रोडक्शन आप ऐसे कर सकते हो कि इंडियाज मैरीटाइम डिप्लोमेसी is central to its Indo-Pacific strategy where it seeks to act as a net security provider and connectivity hub. ठीक है, beyond traditional and naval presence, India's maritime engagement aims to secure sea lane of communications, है ना, foster blue economy partnership and infrastructure and institutional linkages with regional countries। ठीक है, तो इंडिया का यहाँ पे क्या है कि भाई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह भी यहाँ पे एक्ट करना है, प्लस साथ में हमारे को सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से उनको भी सिक्योर करना है, ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस करनी है। देखो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी डायमेंशन ऑफ मैरीटाइम पॉलिसी यहाँ पे क्या है। ठीक है, इंडिया की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इस एरिया में एंगेजमेंट है। नेवल एक्सरसाइज इंडिया कराता है ना, हमने मालाबार एक्सरसाइज के बारे में देखा है,
ऑसिंडेक्स है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है, सिम्बेक्स होता है, इंडो वियतनाम नेवल एक्सरसाइज होती है, ड्रिल्स होती हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पे सिक्योरिटी डायमेंशन में इंडिया एक्ट कर रहा है ना। इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है इंडिया, ठीक है, इनके साथ देखो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन के लिए बनाया गया है ना। इंडिया शेयर मैरीटाइम डाटा विद 50 नेशंस, ठीक है, 50 नेशंस के साथ डाटा शेयर करता है ताकि पायरेसी, इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग को यहाँ पे ट्रैक किया जाए, ठीक है। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस यहाँ पे चलाए जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन चलाए जाते हैं आपके, ठीक है। तो इस ये एरिया हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स हमारी ये है। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, कालादाम मल्टीमोडल प्रोजेक्ट है, छाबार प्रोजेक्ट है आपका ईरान में, है ना, इंप्रूव एक्सेस टू साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। इसके बाद देखो इंडिया एशियन मैरीटाइम कॉर्पोरेशन एनहेंस ट्रेड रूट्स वाया बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड साउथ चाइना सी। मैरीटाइम लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स हमने साइन करे हैं फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ठीक है, फॉर पोर्ट एक्सेस एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, ठीक है। मतलब कभी भी हमारे को पोर्ट की जरूरत पड़ी है ना, एक्सेस की जरूरत पड़ी, लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत पड़ी, तो उस केस में हमने ये करा हुआ है, मैरीटाइम लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड और कनेक्टिविटी इनिशिएटिव से हमारे वहां पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो है, India Japan maritime ties has deepened in light of China's assertiveness in the East China Sea and Indo-Pacific. Critically assess the role of this partnership in shaping a stable regional order. अब देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि भाई चाइना की जो असर्टिवनेस है उसकी वजह से इंडिया और चाइना के जो मैरीटाइम टाइज हैं वो बड़ी हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में कि भाई इंडिया एंड जापान एज अ की डेमोक्रेटिक पावर इन एशिया हैव forged strong maritime ties in response of China's assertive behavior in East China Sea, South China Sea। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इंडिया जापान मैरीटाइम जो सेक्टर है उसमें किस तरीके से कॉपरेट कर रहा है। कुछ नेवल एक्सरसाइजेज होती है, जिममैक्स होती है, लॉजिस्टिक एक्सेस एग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ है ना, कि भाई अगर इंडिया को जरूरत पड़ी तो जापान का जिबूती बेस यूज कर लेंगे, और अगर जापान को जरूरत पड़ी तो इंडिया का अंडमान एंड निकोबार बेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड फ्रेमवर्क उससे हम दोनों जुड़े हुए हैं, है ना, उसमें जापान भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। और रूल बेस्ड ऑर्डर की यहाँ पे बात होती है इंडो पैसिफिक रीजन में, और कनेक्टिविटी एंड स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी है। जापान इंडिया के जो सागर इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। चलो जी, इसके बाद देखो क्रिटिकल असेसमेंट बोली है इसकी, ठीक है, कि जो हमारे रिलेशन से उसकी स्ट्रेंथ क्या है और लिमिटेशन क्या है। देखो स्ट्रेंथ क्या है कि एनहेंस करता है रीजनल डिटरेंस अगेंस्ट यूनिलैटरल एक्शन, मतलब चाइना की असर्टिवनेस को कम करने के लिए यहाँ पे ये हमारे को हेल्प करता है। प्रमोट करता है रूल बेस्ड मैरीटाइम गवर्नेंस को, कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। और जो ये आपका यूएन क्लॉज है इसके साथ भी अलाइन करता है। कुछ लिमिटेशंस है, क्या क्या लिमिटेशंस है, जापान का पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिमिट करता है मिलिट्री असर्टिवनेस को, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई इनकी फॉर्मल आर्मी नहीं हो सकती, जो पुलिस है उनकी थोड़ी बहुत जो है वही वहां का इंतजाम देखेगी, बाकी जो है उनको हेल्प करेगा यूएसए, ठीक है। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब देखो ये जो है ना एक लिमिटेशन की तरह पे एक्ट करता है, मतलब वो फुल्ली मिलिट्रीली हमारे साथ इतना एंगेज नहीं कर सकता। इंडिया मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस इन फॉरेन पॉलिसी एंड अवॉइड ज्वाइनिंग फॉर्मल मिलिट्री अलायंस। और इंडिया की भी एक मतलब प्रॉब्लम ही है एक तरीके से देखा जाए कि भाई वो अपना क्या करता है, फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंस मानता है। देखो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि भाई वो मिलिट्री अलायंस को ही ज्वाइन नहीं कर सकता, इस वजह से वो मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करता है ताकि उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। तो वो भी एक तरीके की लिमिटेशन आ सकती है, प्रॉब्लम इस सेंस में मैंने बोला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद आपको पता है कि 5 एडिशनल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, है ना। इन क्वेश्चंस को आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारे सेंटर्स पे आके दे सकते हो, चंडीगढ़ में, घुमारवी में, है ना, और शिमला में, ठीक है। तो ये आंसर्स अगर आपको लिखने हैं, है ना, तो आप अपने घर पे भी लिख सकते हो और इन सेंटर्स में आके भी लिख सकते हो। प्लस आप क्या कर सकते हो कि उनको इवैल्यूएट भी करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप अपने आंसर्स भेज सकते हो। आप हमारे सेंटर में आ गए तो हम चेक करके आपको वैसे ही दे देंगे, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और थीम्स के साथ, और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू।